हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ एकेडमी। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो कि हमने 1833 तक कर चुके थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आज देखेंगे हम कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के अगले चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था। 1833 इसको हम लास्ट चार्टर एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या हुई थी। एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी और इसके बाद जो भी एक्ट्स थे उनको हम अन्य नामों से जानते हैं। जैसे कि इसमें जो प्रावधान थे 1853 जो रेगुलेशन थे उसको 20 इयर्स के लिए जो पहले बढ़ाया जाता था। हर 20 इयर्स में एक नया चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता था, जो कि इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें एक नया प्रावधान लाया कि इसको हम इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ाएंगे। तो इंडेफिनिट टाइम्स से हमारा तात्पर्य कभी भी हो सकता है कि वो आज भी ख़त्म कर सकते हैं, कल भी, 5 साल बाद भी, 20 साल बाद भी। तो इसमें एक सेट टाइमिंग नहीं थी, एक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। तो इसी को हम चार्टर एक्ट नहीं मानते इसके बाद से। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट लाया गया। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। जैसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस कार्य थे उनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया दोनों को। ये सब पॉइंट याद करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे प्रीलिम्स है, स्टेट पीसीएस है या जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो ये इस तरीके से जो भी नोट्स बनाए गए हैं उनको मगअप करने की आवश्यकता है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। दिस एक्ट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हमसे जैसे क्वेश्चन आ गया कि मॉडर्न पार्लियामेंट का जो मॉडल आया था वो कौन से एक्ट के दौरान आया था, तो वो लास्ट चार्टर एक्ट 1853 था, जिसने मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म की स्थापना की। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एक्टेड एज पार्लियामेंट ऑन द मॉडल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसके मॉडल पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट का मॉडल था, और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती थी। अब तीसरा प्रावधान, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल। इसने अपनी जो कंपनी रूल की जो शासन था वो कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया था, जैसे अभी हमने बताया इंडेफिनिट टाइम्स के लिए। कंपनी रूल फॉर एन इंडेफिनिट टाइम पीरियड या पीरियड, अनलाइक द प्रीवियस चार्टर एक्ट। पहले के चार्टर एक्ट की तरह नहीं जो हर 20 साल में लाया जाता था। इट कुड बी टेकन ओवर। इसका इंडेफिनिट टाइम पीरियड से हमारा तात्पर्य क्या है? इट कुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वो किसी भी समय जो भी चार्टर एक्ट था उसको वापस ले सकता था या उसको रोक सकता था कि अब हम नहीं लाएंगे, जो रूल्स रेगुलेशन थी जो भी है उसको हम अपने तरीके से चेंज करेंगे, वो किसी भी समय हो। अब ये 20 इयर्स का प्रावधान खत्म कर दिया गया। अब देखते हैं जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस थी, जो हायर सिविल सर्विस मानी जाती है। सिविल सर्विस दो प्रकार की होती है, एक लोअर सिविल सर्विस और एक हायर सिविल सर्विस। जो लोअर सिविल सर्विस होती है जिसमें क्लर्क इन सब टाइप के डेजिग्नेशन आ जाती है, और जो हायर सिविल सर्विस है जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो उनमें आती है। तो वो कैसे थी वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि वो स्पॉन्सरशिप ईस्ट इंडिया कंपनी स्पॉन्सर करती थी। हेलेबरी कॉलेज था उसमें वही लोग जा सकते थे। और जो 1833 का एक्ट था उसने पहली बार क्या करा, ओपन एग्जामिनेशन का ट्राई करा, बट एनफोर्स कब हुआ? 1853 के चार्टर एक्ट में। यही यहाँ पे समझाया गया, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ओपन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया
हेलीबरी कॉलेज में। जो सभी लोग, इससे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ थी, जो लोअर लेवल पे जो गवर्नमेंट जो भी ऊपर से लॉज पास करती थी वो सही से इम्प्लीमेंट होने नहीं देती थी। बट अब क्या हुआ, जब ये ओपन एग्जामिनेशन हो गया तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ थी लोअर लेवल पे वो खत्म हो गई, और इससे पार्लियामेंट्री जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको काफी फायदा हुआ। एक्ट ऑफ 1815। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी लाए थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इससे हमारा तात्पर्य यह है, डॉक्ट्राइन मीन्स आइडिया कोई, और लैप्स मीन्स जो भी वहाँ के प्रेसिडेंसी थी या फिर जो भी वहाँ के, जो हम मानते हैं स्टेट टाइप के तब भी थे, रजवाड़े थे, तो उस टाइम अगर उनका कोई उत्तराधिकारी किसी राजा का नहीं होता था तो वो एम्पायर या फिर वो राज्य किसके अंडर में आ जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका प्रावधान ये किया गया कि जिसका भी अगर मेल चाइल्ड ना हुआ किसी राज्य का, तो जो उसका अंपायर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि इंग्लिश टीचिंग को बढ़ावा दिया गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने पूरी तरीके से अपना जो प्रावधान किया कि इंग्लिश टीचिंग और रिलीजियस टीचिंग को बढ़ावा, जो रिलीजियस थे धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए आगे करने लगे। अब जो इसके कारण रिलीजियस इंसेंसिटिविटी थी वो बढ़ने लगी। आपने देखा 1853 का भी वॉर भी होगा उसमें। गिव मी अ सेकेंड द इंटरप्शन। तो हम आगे देखते हैं कि जो रिलीजियस, जो भी ग्राउंड लेवल पे इंटरप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नेगेटिव तौर पर उभरा। जैसे कि जो इंग्लिश टीचिंग थी उनको बढ़ावा दिया जाने लगा ओवर लोकल रिलीजियस, और जो कल्चर जो भी था उनका संस्कृति थी हमारी, उनको ठेस पहुंचाने लगी धार्मिक वजहों से। जैसे कि आपने देखा कि कारतूस में जो भी एक अफवाह या फिर रियलिटी जो भी मानी जाती है कि गाय का गोश्त उसमें यूज़ किया जाता था, और भी अलग अलग प्रकार के रीज़न है, वो हम हिस्ट्री की क्लास में देखेंगे। अभी देखते हैं आगे इसके दौरान ही क्या हुआ। फर्स्ट वॉर जो मंगल पांडे का इशू था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 फर्स्ट, ये सब उभर के आया। वहाँ पे जो हिस्ट्री की क्लास हम लेंगे आगे, उसमें आगे इसे गंभीरता और गहराई से पढ़ेंगे। अभी के लिए जो प्रावधान किए गए हैं 1853 के चार्टर एक्ट में वो देख रहे हैं हम। तो आगे देखते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ, 1857। इसके बाद ही जो हम देखेंगे कि जो क्राउन का रूल था वो पूरी तरीके से स्थापित हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और वो किस तरीके से हुआ अब देखते हैं। इसके बाद अभी तक हमने देखा कि जो 1853 का प्रावधान था उसमें क्या कर दिया गया, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस को एक ओपन एग्जामिनेशन के तौर पर हमने लागू करवाया, जो 1853 के तहत जो हेलीबरी कॉलेज में हुआ करता था। अब देखते हैं अब आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 फर्स्ट लॉ विच फॉर्मली एस्टैब्लिश क्राउन रूल। जैसे हमने अभी बताया कि जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत पहला लॉ था जिसके तहत औपचारिक रूप से जो क्राउन का रूल था वो इंडिया पर स्थापित हो गया। ये याद रखने की आवश्यकता है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एक्ट कैन बी क्रेडिटेड एज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। ये हमने पहले करवा चुका है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1853, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आई होप कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया आपको क्लियर हो। तो आगे देखते हैं। इसमें ये तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, आई होप कि ये आप लोग भूले नहीं होंगे, ये हमने बहुत क्लियरली समझाया था। अब इसमें देखते हैं एक्ट ऑफ 1833, ये क्या था, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ये हमने इसमें पढ़ाया था।
तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। एक्ट ऑफ या रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट कह लीजिए 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग was the first governor general who established a regular police force in India on the British pattern. A Supreme Court was established at the Calcutta by the Regulating Act of 1773. Is it correct or not? ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो द इंडियन पीनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर ऑफ 1860। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने बस ये ऑप्शन पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट वाज स्टैब्लिश। सुप्रीम कोर्ट जो पहली बार स्टैब्लिश हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और ये स्थापना कौन से ईयर में की गई? 1774। ये हमने पढ़ा था 1774 में स्थापना की गई। पर रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा यूज किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कहाँ पर हुआ था? फोर्ट विलियम। जो हमने पहली क्लास ली थी, इसमें हमने पूरे तरीके से समझाया। अगर आपने देखा नहीं तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुआ था स्थापना। सर इलाया एमपी हमारे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और आगे देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। और जो ये क्वेश्चन है, बाकी के ऑप्शन वो हम आगे आने वाली क्लास में लेंगे, आप जब तक इनसे सॉल्व कर सकते हैं। यस, ये पूरी तरीके से चलेगा। ये पहले हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, फिर हम सारे एक पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, जो भी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेंगे उसमें। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।